एक समय की बात है जब मीनल और उसका परिवार एक घर में रह रहे थे। मीनल के पापा एक मामूली सी नौकरी करते थे और मीनल स्कूल में पढ़ाती थी। मीनल का एक छोटा भाई था बिट्टू, जो स्कूल जाता, और माँ घर की देखभाल करती थी। मीनल के पापा ने अपने घर पर बहुत बड़ा लोन ले रखा था, जिसे वो अब भर रहे थे। बस इसी वजह से घर में बड़ी दिक्कत परेशानी होने लगी थी। एक दिन मीनल के पापा उदास मुंह लटकाए ऑफिस से घर आते हैं। अरे पापा आ गए, आओ पापा यहाँ बैठो। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, बस ऐसे ही। नहीं पापा, कुछ तो बात है, प्लीज बताओ ना, क्या हुआ। अरे वो ऑफिस में किसी बात पे मेरी बहुत लड़ाई हो गई। मेरे साथ आज बड़ी बदतमीजी हुई, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या, नौकरी क्यों छोड़ दी? अब इस उम्र में आपको कौन सी दूसरी नौकरी मिलेगी? अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? पापा के साथ इतना गलत होगा तो वो क्या करेंगे, सोचो। हाँ बेटी, मैं समझती हूँ, पर अब घर कैसे चलेगा? अरे मैं हूँ ना, और पापा को दूसरी नौकरी मिल जाएगी। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और घर में पैसों की कमी की वजह से एक के बाद एक परेशानी आने लगती है। धीरे धीरे घर में मीनल के पापा मम्मी में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। फिर एक दिन जब दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर कोई आदमी आता है। ये ओम प्रकाश कौन है? जी मैं हूँ, बोलिए क्या हुआ? मेरे बाबूजी से आपने 10 लाख रुपए लिए थे इस मकान को बनाने के लिए, और आपने अभी तक नहीं चुकाए। अब वो हॉस्पिटल में हैं और उनका ऑपरेशन है। हमें पैसों की सख्त जरूरत है। हे भगवान, ये मुसीबतों का पहाड़ मेरे सर पर कहाँ से आकर टूट पड़ा। वो तो उसी वक्त अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। इतने में मीनल भी स्कूल से आ जाती है। जब मीनल को ये बात पता लगती है तो वो भी बड़ी परेशान होती है। वो लोग घर का एक एक पैसा जोड़ लेते हैं पर कर्जा नहीं चुका पाते। उसके बाद उनके पास बस एक ही रास्ता होता है, वो उस घर को बहुत ही कम दाम में बेच देते हैं, जिससे पहले वो 10 लाख का कर्ज चुकाते हैं और फिर बाकी बचे हुए पैसों से नया घर ढूंढते हैं। मीनल को एक दिन घर तलाशी में एक घर बहुत ही सस्ते दाम में मिलता है, पर उसकी हालत बहुत बुरी हो रखी होती है। मीनल के पापा उस घर को खरीद लेते हैं। देखो, घर की हालत तो ठीक नहीं, पर हमारे पास इतने ही पैसे थे तो क्या कर सकते हैं। चलो फिर कल सामान बांध लेना और फिर कल ही हम उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन सब लोग घर का सभी सामान बांध लेते हैं और अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि बड़ी ही बुरी हालत में होता है। पापा, ये घर तो बहुत ही अजीब है, क्या हम इस घर में रहेंगे? बेटा, ऐसे नहीं बोलते, अब यही हमारा घर है और अभी देखना, ये ही घर कितना चमक जाएगा। हाँ पापा, मम्मी और मैं इसकी सफाई कर देंगे तो ये भी अच्छा हो जाएगा। अरे बिट्टू, तू भी ना, अच्छा तू एक काम कर, जा बाग में जाकर खेल, जब तक हम इस घर को सुंदर बना देंगे। बिट्टू मुंह बनाकर बाग में खेलने चला जाता है। बाग में बड़े बड़े पेड़ झाड़ियां होते हैं। बिट्टू को वहां बड़ा अजीब सा महसूस होता है। फिर अचानक उसे एक आवाज आती है। बिट्टू आगे चलकर देखता है और सुनने की कोशिश करता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। लगता है ये मेरा वहम है। खैर, अब मुझे वापस जाना चाहिए, बहुत भूख लग रही है। अरे, ये आवाज तो फिर से आ रही है, पर किसकी आवाज है ये और कहाँ से आ रही है? बिट्टू फिर भी उस मटके को ढूंढने लगता है और फिर थोड़ी दूर पर उसे झाड़ियों के पीछे कुछ दिखाई पड़ता है। बिट्टू उसके करीब जाने ही लगता है कि तभी उसकी बहन मीनल उसे पीछे से आवाज देती है। बिट्टू, जल्दी आओ, खाना तैयार है और सफाई भी हो गई है। बिट्टू अपनी बहन मीनल के साथ वापस घर में चल देता है, पर बार बार वो पीछे मुड़कर झाड़ियों की तरफ देखता जाता है। घर जाकर वो सबके साथ खाना खाता है, पर उसका ध्यान अभी भी वहीं होता है। सब लोग बड़े थक चुके होते हैं, इसीलिए सब लोग सोने चले जाते हैं। अब रात काफी हो जाती है। मीनल गहरी नींद में होती है, पर बिट्टू की आंखों में जरा भी नींद नहीं होती। बिट्टू से रहा नहीं जाता और वो चुपके से बाग में पहुंच जाता है। वहां वो उसी झाड़ी के पीछे जाकर देखता है तो उसे वहां एक मटका दिखता है। मटके के मुंह पर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ होता है, जिसे बिट्टू खोल देता है। कपड़ा खोलते ही मटके से एक हवा बाहर आती है और बिट्टू वहीं बेहोश हो जाता है। आजाद हो गई मैं, आखिरकार आज आजाद हो ही गई मैं।
कितने साल से मैं इस छोटे से मटके में कैद थी, कितनी तकलीफ झेल। चुड़ैल इतने सालों बाद उस मटके से आजाद होती है, इसीलिए वो खुशी से पागल हो रखी होती है। वो इतनी खुश होती है कि भूल ही जाती है कि उसके सामने बिट्टू बेहोश पड़ा हुआ है। थोड़ी देर में जब चुड़ैल की नजर बिट्टू पर पड़ती है तो वो परेशान हो जाती है। अरे, इसे तो मैं भूल ही गई। ये तो शायद वही लड़का है जिसने मुझे इस मटके से आजाद किया। मुझे इसे होश में लेकर आना होगा। चुड़ैल एक चुटकी बजाती है जिससे बिट्टू होश में आ जाता है, पर वो अपने सामने बैठी चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, बचाओ। अरे अरे, चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अरे, मैं यहीं सामने सड़क पर रहती थी, यहीं थी मेरी झोपड़ी। पर एक दिन इसी घर में रहने वाले कुछ लोगों ने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरा सारा सामान और मेरा घर सब चला गया। समझ ही नहीं आया कि क्या करूं और कहाँ रहूं। मुझे मजबूरन सड़क के किनारे ही सोना पड़ता था और एक दिन एक्सीडेंट से मेरी मौत हो गई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तुम परेशान मत हो। ये देखो, ये मेरा घर है। हमें भी मजबूरन यहाँ घर लेना पड़ा, पर तुम हमारे साथ इस घर में रह सकती हो। मैं इस घर में? चुड़ैल और बिट्टू बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चुड़ैल अब उसी घर में रहने लगती है और उसे आखिरकार अपना नया घर मिल ही जाता है। वो चुड़ैल बस बिट्टू को ही दिखाई देती है और बाकी किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। एक दिन जब सब लोग एक साथ बैठे बातें कर रहे थे तो चुड़ैल वहीं दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। मेरी सैलरी से घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। बिट्टू के स्कूल से आज फोन भी आया था। वो बोल रहे थे कि स्कूल की फीस नहीं दी तो बिट्टू का स्कूल से नाम कट जाएगा। क्या? तो भर दो ना फीस। अरे कैसे भर दूं माँ, सारे पैसे खत्म हो गए हैं। मेरी सैलरी से 4 लोगों का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। ये सब दूर खड़ी चुड़ैल सुन रही थी। बिट्टू को ऐसे उदास देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिट्टू की वजह से चुड़ैल को उसका नया घर मिला था, तो उसे भी बदले में बिट्टू के लिए भी कुछ करना था। वो अगले ही दिन मीनल का रूप बदलकर बिट्टू के स्कूल जाती है और पूरे साल की फीस भर देती है। रात को छत पर चुड़ैल और बिट्टू आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज मैंने तुम्हारे स्कूल की पूरे साल की फीस भर दी है। अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना और अच्छे से पढ़ना। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी पीछे से मीनल आ जाती है और बिट्टू को ऐसे छत पर अकेले हंसते देख हैरान हो जाती है। ये तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो और अकेले हंस क्यों रहे थे? मीनल को बोलो कि वो स्कूल की बात याद आ गई थी, इसीलिए हंस रहा हूँ। मीनल इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद बिट्टू भी नीचे चला जाता है। दोनों के जाने के बाद चुड़ैल ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेती है और उसके चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। चुड़ैल खुश होकर छत पर घूम ही रही थी, इतने में नीचे से फिर से शोर की आवाज आती है। चुड़ैल जल्दी से नीचे जाती है तो वहाँ घर में एक आदमी मीनल के पापा से बहुत बहस कर रहा होता है। देखिए, आपका घर इतना कमजोर है, आप इसे जल्दी खाली कर दो बस। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर बात क्या है। वो रात को अकेले में बिट्टू से पूछती है तो वो बताता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ दिन बाद पड़ोस वाला घर टूटना शुरू हो जाता है। सब लोगों को टेंशन हो जाती है कि अब उनका घर भी गिर जाएगा। मीनल और उसकी माँ तो जोर जोर से रोने भी लगते हैं। हमारा घर, हमारा घर। सब लोग घर के बाहर आ जाते हैं। वो ध्यान से अपने घर को देखते रहते हैं और पूरा घर एक पल में गिर जाता है। सब लोग बहुत रोते हैं। चुड़ैल वहाँ खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उस रात तो वो वहीं बाग में सो जाते हैं। रात को चुड़ैल आती है और अपना काम शुरू कर देती है। वो रातों रात उस घर को बनाकर खड़ा कर देती है। जब सुबह मीनल, बिट्टू और उसके मम्मी पापा उठते हैं तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। सब बड़े हैरान होते हैं और इधर बिट्टू और चुड़ैल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सब घर के अंदर जाते हैं। घर इतना सुंदर होता है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद बिट्टू सबको शुरू से सारी कहानी बताता है। उसके बाद वो चुड़ैल सबके सामने आ जाती। सब उस चुड़ैल का शुक्रिया अदा करते और घर का सबसे सुंदर कमरा उस चुड़ैल के लिए रखते हैं।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक बड़ा ही अच्छा मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था, पर गांव में उसकी मूर्ति के कोई खास अच्छे दाम नहीं मिलते थे। एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर चला जाता है। वहां जाकर वो अपनी मूर्तियां बाजार में बेचने लगता है, पर कोई भी उससे मूर्ति नहीं खरीदता। एक दिन वो बड़ा ही निराश हो जाता है और वापस गांव जाने का फैसला कर लेता है। पर तभी उसके पास एक लड़की आती है। अरे, ये मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, कितने की है? अरे मैडम, आप जो मर्जी दे दो। इतने दिनों से मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। ओह, ये तो बड़े ही दुख की बात है। अच्छा, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। मेरी शोपीस की बहुत ही बड़ी दुकान है और मैं उसमें मूर्तियाँ भी बेचती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकती हूँ। दुकान के नीचे गोदाम है, तो तुम वही मूर्तियाँ बनाना और मैं उन्हें अपनी दुकान में बेच दूंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है मैडम जी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस फिर सीमा माधव को काम पर रख लेती है और माधव उसी दुकान के नीचे बने गोदाम में मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। सीमा काफी अच्छे दामों में माधव की बनाई मूर्तियां अपनी दुकान पर बेचने लगती है। उसकी बनाई मूर्तियों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। एक दिन सीमा की दुकान पर एक सेठ आदमी आता है। ये मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है और मैंने काफी सुना है आपकी दुकान की मूर्तियों के बारे में। जी शुक्रिया। बताओ, मैं आपके लिए कौन सी मूर्ति पैक कर दूं? मुझे एक बहुत ही सुंदर और सबसे अलग मूर्ति चाहिए। ऐसी मूर्ति जो पूरे शहर में किसी के पास ना हो। मैं उसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, पर बस तुम मुझे ऐसी मूर्ति बनवा कर दे दो। जी बिल्कुल। माधव पीछे खड़ा सेठ और सीमा की बातें सुन रहा होता है। उसे उनकी बात सुनकर मन में लालच आ जाता है। मेरी बनाई मूर्तियाँ मैडम इतने अच्छे दामों में बेच रही हैं। सारी मेहनत मेरी और कमाई ये, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर मैं करूं भी तो क्या? शाम को जब सीमा दुकान बंद करके जाने लगती है, तब माधव वहाँ आकर सीमा से बात करता है। हाँ माधव, बोलो, क्या बात है? मैं अब अपनी मूर्तियाँ इतने कम दाम में नहीं बनाऊंगा। कम दाम? मैं तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे देती हूँ माधव। नहीं, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे आधा मुनाफा चाहिए बस। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने पहले ही साफ साफ बात की थी। मैंने तुम्हें रहने की जगह दी, काम दिया, और तुम आज ऐसे कर रहे हो। आखिर इस दुकान का किराया, गोदाम का किराया, बिजली का खर्च, सबकी सैलरी और जाने कितने खर्चे निकालने होते हैं मुझे। सीमा अपनी बात बोलकर घर चली जाती है, पर माधव के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अगले दिन वो सीमा को कुछ काम के बहाने गोदाम में बुलाता है। हाँ बोलो माधव, क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है और वो तभी होगा जब मैं तुम्हें मार कर इस दुकान पर अपना कब्जा कर लूंगा। सीमा बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है कि तभी माधव पीछे से उसके सर पर हथौड़ा दे मारता है। सीमा उसी वक्त जमीन पर गिर जाती है। उसके सर से खून बहने की वजह से उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। माधव को समझ नहीं आता कि वो सीमा की लाश को कहाँ ठिकाने लगाए। वो वहाँ पड़ी मिट्टी को सीमा के ऊपर अच्छे से लगाकर एक मूर्ति तैयार कर देता है। वो मूर्ति बेहद ही खूबसूरत बनती है। अरे वाह, क्या मूर्ति बनी है! ऐसी मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं बनाई। अब इस मूर्ति को मैं यहीं रखता हूँ। किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वो सीमा मैडम कहाँ गईं। और अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं बोल दूंगा कि वो कोई काम से कुछ महीनों के लिए बाहर गई हैं और दुकान की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गई हैं। अगले दिन से माधव सीमा की जगह दुकान संभालने लगता है। पर फिर एक दिन जब वो मूर्ति बना रहा था तो अचानक वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। उसके बाद उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है यहाँ? माधव को अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। वो अपनी जेब से माचिस निकालता है और एक तिल्ली जलाता है। जैसे ही थोड़ी रोशनी होती है तो उसे मूर्ति की जगह एक चुड़ैल दिखाई देती है। माधव जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ से जलती हुई माचिस की तीली छूटकर नीचे गिर जाती है। माधव बहुत डर जाता है और तभी लाइट वापस आ जाती है। अभी तो इस मूर्ति की जगह एक चुड़ैल थी और ये तो वही मूर्ति है जिसमें मैंने सीमा मैडम को बंद किया हुआ है। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं बन गई? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मेरा वहम है। माधव घर जाकर सो जाता है। उसके जाने के बाद वो मूर्ति हिलने लगती है और फिर से एक चुड़ैल में बदल जाती है। इससे क्या लगा, ये इसका वहम है। अब मैं आ गई हूँ अपनी मौत का
चुड़ैल वहां रखी सारी मूर्तियों को एक एक करके तोड़ देती है। बहुत घमंड हो गया है ना इसे अपनी मूर्तियों पर। अब देखती हूँ कैसे ये अपनी मूर्तियों को मेरी दुकान में बेचेगा। चुड़ैल सारी मूर्तियां तोड़कर वहां से चली जाती है। सुबह जब माधव आता है तो सारे गोदाम में टूटी हुई मूर्तियां देखकर दंग रह जाता है। सभी मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े हो रखे थे, पर बस एक ही मूर्ति बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, और वो वही भूतिया मूर्ति थी जिसमें सीमा का शरीर दफन था। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये किसका काम है? जरूर रात को यहाँ कोई चोर आया होगा। माधव ऊपर दुकान में जाकर बैठ जाता है। अरे भाई, मैंने 4 दिन पहले एक मूर्ति का ऑर्डर दिया था, तैयार है क्या? वो तो कल रात ही टूट गई, अब क्या करूं? अरे क्या हुआ भाई, कुछ तो बोलो। जी, वो अभी उसमें कुछ काम बाकी है, आप उसे 2 दिन बाद ले जाना। अरे मुझे वो मूर्ति आज ही चाहिए थी। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मुझे वो किसी को तोहफे में देनी है। अब वो तैयार नहीं है तो रहने ही दो, मुझे नहीं चाहिए। अरे पर आप रुकिए तो। ग्राहक उसकी बात सुने बिना ही चला जाता है। पूरे दिन ऐसे ना जाने कितने ग्राहक गुस्सा होकर वापस चले जाते हैं। अब माधव के साथ रोज रोज अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी उसे गोदाम से हंसने की आवाज आती, तो कभी उसे वहाँ कोई लड़की भागती हुई दिखती, और रोज उसकी बनाई मूर्तियां टूटी हुई मिलती। माधव को पूरा यकीन हो जाता है कि उस मूर्ति में ही कुछ है जिसमें उसने सीमा को बंद किया है। फिर शाम को वहाँ वही सेठ आता है जो 1 महीने पहले अपनी मूर्ति का ऑर्डर देकर गया होता है। अरे वो लड़की कहाँ गई? जी, वो तो किसी काम से कुछ महीनों के लिए बाहर गई हुई हैं। मैंने तो उसे एक मूर्ति का ऑर्डर दिया था। मैंने उसे मुंह मांगी कीमत देने को भी कहा था, पर वो तो चली गई। क्यों ना मैं इसे वही मूर्ति दे दूं? इससे मेरा उस मूर्ति से पीछा भी छूट जाएगा और मुझे उसके अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। माधव उस भूतिया मूर्ति को गोदाम से लेकर आता है और सेठ को दिखाता है। सेठ उसे देखता ही रह जाता है। सेठ उस मूर्ति के अच्छे पैसे माधव को देता है और उसे लेकर घर चला जाता है। सेठ उस मूर्ति को अपने घर के बीचों बीच सजा कर रख देता है। रोज रात को वो मूर्ति चुड़ैल में बदल जाती और माधव के गोदाम में जाकर रोज बाकी की मूर्तियों को तोड़ देती। माधव बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसकी मूर्ति पूरी होने से पहले ही टूट जाती और ऐसे उसका काम धीरे धीरे कम होने लगता है। एक दिन उस मूर्ति की आंखों से खून के आंसू निकल रहे होते हैं। जैसे सेठानी वहाँ से गुजरती है तो उसकी नजर उन आंसुओं पर पड़ती है। अरे ये क्या लग गया इस पर? ऐसा लग रहा है जैसे इस मूर्ति के खून के आंसू निकल रहे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर बच्चों की शरारत है। सेठानी उस मूर्ति के आंसू पोंछकर वहाँ से चल देती है। अगले दिन जब वो फिर उस मूर्ति को देखती है तो फिर से उसकी आंखों में खून के आंसू होते हैं। वो फिर साफ कर देती है, पर ऐसा रोज रोज होने लगता है। फिर रात को जब सेठ जी वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति गायब है। वो पूरे घर में शोर मचा देते हैं। सब लोग उस मूर्ति को ढूंढते हैं पर मूर्ति कहीं नहीं मिलती। पर जब सुबह सब उठते हैं तो मूर्ति अपनी जगह पर ही होती है। ऐसा भर रात होने लगता है। मुझे तो इस मूर्ति में कुछ गड़बड़ लग रही है। इस मूर्ति की आंखों से खून के आंसू निकलते हैं और ये रात में गायब होकर सुबह वापस आ जाती है। हमें इस मूर्ति को तोड़ देना चाहिए, बस यही तरीका है इससे छुटकारा पाने का। सेठ एक हथौड़ा लाता है और उस मूर्ति पर दे मारता है। उस मूर्ति से खून बहने लगता है और फिर उसके अंदर से एक कंकाल बाहर निकलता है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो किसी का कंकाल है। तभी उस टूटी मूर्ति से धुआं उठता है और वहाँ चुड़ैल आ खड़ी होती है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। मैं सीमा हूँ, वही सीमा जिसकी दुकान से तुमने ये मूर्ति खरीदी और ये मेरा ही कंकाल है। पर सीमा तो कहीं बाहर गई हुई है, ऐसा उस माधव ने मुझे बताया। झूठ बोल रहा है वो। उसने मुझे मारकर एक मूर्ति में बदल दिया ताकि वो मेरी दुकान पर कब्जा कर सके। आज तुमने इस मूर्ति को तोड़कर मुझे मुक्ति दे दी, पर मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उस माधव से बदला नहीं लूंगी। हे भगवान, उस माधव ने एक लड़की के साथ इतना बुरा किया। मैं उसे उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। नहीं, उसे तो मैं मारकर खुद सजा दूंगी। उसकी सजा तो मौत से भी बदतर होनी चाहिए। उसे तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगले दिन सेठ पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस छानबीन करती है तो माधव का सारा सच सामने आ जाता है। उसे उम्र कैद की सजा मिल जाती है और सीमा को इंसाफ और मुक्ति।